सभा में उपस्थित अधिकारीगण, किसान भाइयों और मेरे सहकर्मी, आज हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारा जो टीकाकरण कार्यक्रम चलने वाला है तो उसी के लिए एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि एफएमडी होता क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज होता क्या है। वो एक खुर पका मुंह पका बीमारी है। इसमें क्या होता है, हूफ्ड एनिमल्स, वाइल्ड बोविड्स, वाटर बफेलो, स्पॉटेड डियर्स में होता है। तो जो हूफ्ड एनिमल्स बोलते हैं, जो दो शाखाओं वाली जो खुर होते हैं, उसमें ज्यादातर होती है, ये मिल जाती है। तो एफएमडी में क्या होता है कि 3 से 4 दिन तक जानवर बीमार पाया जाता है, बुखार होता है, उसके बाद में मुंह से छाला होता है, छाला के बाद में एक झाग निकलता है, झाग से लार निकलता है और वो छाला धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। सिकुड़ने के बाद में वो सड़ना शुरू हो जाता है। उसी तरह जो आपका जो पैर होता है, जानवरों का जो पैर होता है, उसमें भी छाला लगता है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, पानी निकलता है और उसके कारण में जानवर में लंगड़ापन भी आ जाता है, जानवर लंगड़ना भी शुरू हो जाता है। ठीक है। और एफएमडी में 7 तरह के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। ये आपका SAT1, SAT2, SAT3, एशिया1, ACO, जिसमें ACO, एशिया1 जो है वो डिस्टिंक्ट नोमेनक्लेचर्स होते हैं जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उसको हम लोग सीरो सर्वेलेंस के द्वारा उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। बाकी जो तीन सेरोमस होते हैं, SAT1, SAT2 एंड SAT3, वो अनआइडेंटिफाइड नोमेनक्लेचर्स है। उसकी अभी तक जांच चल रही है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर्स है अभी तक ठीक से मिला नहीं है। तो ज्यादातर जो हम लोग जो यहाँ पर जो टीकाकरण करते हैं, रक्षा वैक कर रहे हैं या जो एफएमडी वैक कर रहे हैं, तो उसमें 4 स्ट्रेन्स को मद्देनजर रख के करते हैं। वो जो 4 स्ट्रेन्स है ACO, एशिया1। तो मैं ज्यादा जानकारी नहीं देकर मैं जो यहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ के रूप में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है, वो बेहतर ये चीज के बारे में बता सकता है। मैं अंततः समाप्त करते हुए मैं सारे किसान भाइयों का, अधिकारियों का, मेरे सहकर्मियों का इस कार्यक्रम में सफल आने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं तहे दिल से आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आपके मन में जो भी प्रश्न है, आप जो विषय विशेषज्ञ है उनसे पूछकर उनका निवारण भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मंच पर हमारे जो नोडल ऑफिसर है डिपार्टमेंट के डॉक्टर शिवरानी को आमंत्रित करना चाहता हूँ ताकि वो सभा को आरंभ कर सके। आज यहाँ पधारे हमारे एसओ मैडम और मेरे कलीग्स और सभी किसान भाई बहनों और मेरे स्टाफ्स, आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली एक अवेयरनेस कम इंटरैक्शन प्रोग्राम है। इंटरैक्शन है, आप इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, अपने संदेह भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे स्टाफ ने एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया है कि फुट एंड माउथ डिजीज क्या है। डरने का कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिजीज के बारे में आपको इतना डिटेल में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इट इज बेसिकली प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, बचाव कर रहे हैं हम लोग, रोग मुक्त करना चाहते हैं इस टेरिटरी को। ऑलरेडी इसमें है नहीं तो उसका कुछ प्रोटोकॉल्स है। और आप जैसे समझ रहे हैं, ये जो हम जून 2 से हमारा 31st राउंड ऑफ एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो एज 31st राउंड इटसेल्फ सजेस्ट कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो ऑलरेडी 30 राउंड्स क्रॉस करके आ चुके हैं, तो जिसमें आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव इरेडिकेशन ऑफ द डिजीज यानी इस रोग से पूरा मुक्ति पा सके। इसके लिए हमें आपका सहयोग के बगैर नहीं हो पाएगा। हम दोनों को एज ए टीम, आप किसान भाई और हमारा जो वेटनरी टीम है, एज ए टीम काम करेगा इसको इरेडिकेशन करने के लिए। तो उसका कैंपेनिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं बाई 2 जून। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ईच एंड एवरीवन जो भी आए हैं आप सबसे कि आप प्लीज अपने अपने एरिया में इसके सिग्निफिकेंस के बारे में और आज जो डिस्कशन हुआ है आप अपने फैमिली नेबर्स सबको बताएं ताकि इसका सिग्निफिकेंस के बारे में हर किसी को, इसके महत्व के बारे में हर किसी को पता चले और हमें 100% वैक्सीनेशन का हम अपना टारगेट अचीव करें। और इसके साथ ही मैं क्षमा चाहती हूँ कि कुछ देर आप सबको वेट करना पड़ गया, कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस हो गए थे।
तो थैंक यू वेरी मच कि आप सबों ने हमारा साथ दिया और इसमें किया। ये फुट एंड माउथ डिजीज हिंदी में जैसे कहते हैं कि मुंह पका खुर पका रोग, बेसिकली उसके जो सिम्टम्स हैं मुंह और खुर में होते हैं, इसीलिए उसे खुर पका मुंह पका रोग कहते हैं। ये हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत में लॉन्च किया गया है और भारत सरकार चाहती है कि अगले 5 सालों में इसका पूरा कंप्लीट इरेडिकेशन हो जाए और इसमें हम बहुत आगे चल रहे हैं और आपका सहयोग अगर रहा तो हम लोग बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन कैसे इम्पोर्टेंट है, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि हमें कुछ वायरल डिजीज का ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, ये भी एक वायरल डिजीज है जो एक वायरस के थ्रू फैलता है। ये बहुत ही कंटेजियस होता है, बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जिस वजह से काफी इम्पोर्टेंट है, हमें ज्यादा टाइम नहीं देता है, इसीलिए इसका प्रिवेंशन इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। और कोई भी वायरल डिजीज का अगर प्रिवेंशन की हम बात करें, वैक्सीन कम्स फर्स्ट। वैक्सीनेशन ही एक तरीका है, एक जरिया है जिससे कि हम लोग रोक सकते हैं। वैक्सीन से क्या होता है, वैक्सीन से हम जो एनिमल का इम्यूनिटी को खुद रेस्पॉन्ड करने का लिए तैयार करते हैं। एनिमल खुद तैयार होता है कि वो डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। तो इससे डरने का कुछ नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है, इससे किसी तरह का हार्म नहीं होगा। मैं नहीं बोलूंगी कि पूरा साइड इफेक्ट्स नहीं होता, माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकता है किसी में, जैसे कि लोकल इन्फ्लेमेशन, जरा स्वेलिंग हो गया, सेलुलाइटिस हो गया, ये मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डेंजरस है या एनिमल हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए हार्मफुल है, वो जस्ट 1 और 2 डेज होता है। एंड दीज साइड इफेक्ट्स को अगर हम लोग काउंट करें, इसके बेनिफिट्स के साथ में अगर हम लोग तौल के देखें तो बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हर किसी को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी देने के लिए ही हमने ये प्रोग्राम किया है। वी वेलकम ऑल ऑफ यू कि आप लोग आपका छोटा से छोटा अगर संदेह भी होगा, अगर आप उसका निवारण चाहते हैं या उसके बारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ में वो इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। इसमें हम मूवमेंट कंट्रोल बताते हैं जब एनिमल्स का, उसके लिए हमें डिपार्टमेंट उसको देखेगा। एंड इसको करने से पहले हम सर्वेलेंस मॉनिटरिंग उसका बहुत मस्ट होता है। हम जस्ट एनिमल्स को देखे, सिंस मैं बता रही हूँ कि ये प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव है मतलब एनिमल्स में कोई रोग लक्षण नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो फिर हम उसका हेल्थ स्टेटस कैसे पता करते हैं एनिमल का कि हमें वैक्सीनेशन जारी रखना चाहिए या नहीं। हम 31 राउंड तक क्यों आए हैं, क्योंकि हम टेस्ट करते हैं कि वो एनिमल ने किस तरह का हेल्थ स्टेटस एंड रेजिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। उसके लिए हम लोग प्री वैक्सीनेशन सीरो सर्वेलेंस करते हैं, यानी ब्लड सैंपल हम कलेक्ट करते हैं और पोस्ट वैक्सीनेशन ब्लड सैंपल करते हैं, ताकि वैक्सीन का इफेक्टिवनेस, कोई अदर इन्फेक्शन तो नहीं है, वैक्सीन की वजह से एनिमल का स्टेटस में किस तरह से आया है वो चेक करने के लिए हम उसको रूटीन करते हैं। और दूसरा है एक सीरो मॉनिटरिंग प्लान भी है हमारे पास में, जिससे कि अलॉटेड विलेजेस हैं, वो विलेजेस को हम कवर करके उसके सैंपल्स लेते हैं एंड दैट आर टेस्टेड। तो ऐसा नहीं है कि ये हम जस्ट वैक्सीन कर दिए और छोड़ दिए, दिस इज मेटिकुलसली फॉलोड, इसका बहुत काम होता है, इसके पीछे भी होता है। एंड मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को ये आश्वासन देती हूँ कि ये जो वैक्सीन हैं हाईली टेस्टेड हैं और बहुत सेफ होते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा मिल्क एनिमल का मिल्क कम हो जाएगा या एनिमल में सिम्टम्स आ जाएंगे, नहीं आते हैं। ओनली लाइट, वेरी लाइट, और होता है प्रेग्नेंट एनिमल है तो अबॉर्ट कर जाएंगे। एज सच स्टडीज कहता है कि प्रेग्नेंट एनिमल्स में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो अबॉर्शन वाले मैटर में आते हैं, तो उस तरह का इसमें वैक्सीन में नहीं होता है। इफ डन प्रॉपरली, हर चीज का तरीके से जब हम करते हैं तो दैट डजंट अफेक्ट कि उससे दूध कम हो जाएगा, बीमारी से दूध कम हो सकता है। इसीलिए बहुत इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट डिजीज है और जिसकी वजह से वैक्सीन किया जाता है। अगर ये बीमारी आता है तो एनिमल का दूध पूरा से कम हो जाएगा। ये तो आप देख रहे हैं जो एक्सटर्नल दिख रहा है,
और पूरा मिल्क कम हो जाता है, उसमें इनफर्टिलिटी आ जाता है। इनफर्टिलिटी वो आगे बच्चा नहीं दे पाती है, तो फिर फायदा नहीं रह जाता। इसीलिए प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं वही बता रही हूँ, इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट, आपको पता नहीं चलेगा। एरोसॉल है, हवा से स्प्रेड होता है, हवा से स्प्रेड हो सकता है, तो हाईली कंटेजियस वायरस है एंड हाईली इन्फेक्शियस एंड स्प्रेड बहुत फास्ट होता है। तो इस वजह से मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, आप सब वैक्सीनेशन को कोई सीरियसली लें और हमारे एम्बेसडर बनके अपने विलेजर्स, अपने नेबरहुड, अपने गांव में, अपने आस पड़ोस को सबको मोटिवेट करें और उस बारे में बताएं कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमारे टीम्स आएंगी, आप यहाँ पे विजिट करेंगे और उसका डिटेल भी लिया जाएगा। एंड प्लीज आप डोंट वरी कि इतना सारा ब्लड ले रहे हैं, हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। जब तक कोई रिपोर्ट मतलब ऐसे कोई गलत रिपोर्ट नहीं आता, तब तक हम इंफॉर्मेशन नहीं देते। एवरीथिंग इज नॉर्मल, तब हम लोग चलते हैं। वी ओनली सी दैट। तो बिल्कुल घबराइएगा मत। जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमें टेस्ट सैंपल्स चाहिए, तो उसके लिए भी कोऑपरेट करिएगा। अदरवाइज वो फेलियर होता है प्रोग्राम, अनलेस एंड अंटिल 100% सक्सेसफुल है, तो हम अपने एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आई रिक्वेस्ट ईच एंड ऑफ यू, सबसे मेरा तहे दिल से आग्रह है कि आप अपने गाय भैंस बछड़े अगर हैं 4 से 6 महीने से ऊपर वाले बच्चे हैं, तो जरूर वैक्सीनेशन कराइए। डरिए मत, सब सेफ्टी होता है, बहुत सेफ से होता है। और इसको जो करने का तरीका भी हाईली प्रूवन स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं। इसलिए वो इतने सारे टेस्ट के बाद में, बड़ा साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद में और बाकायदा कोल्ड चेन मेंटेनेंस को, जिसको हर बार वेरिफिकेशन होता है, होने के बाद आप तक पहुंचता है। तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और अपने एनिमल को प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। आशा है कि मैडम के द्वारा बताए गए विषयों से हम लोग जानकारी मिली होगी। मैडम ने संक्षिप्त रूप में सभी चीज़ों सभी बिंदुओं को छुआ है। मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैडम ने कहा कि फैमिलिया के वायरस से बढ़ता है, तो जो वायरस होते हैं वो एक पिकॉर्ना वायरस है, वो एक हैप्टो ग्रुप ऑफ वायरस का एक मेंबर होता है, उसके कारण होता है। इसीलिए ये जो फैमिली वायरस को साइंटिफिकली हैप्टे एपिजोटिक भी कहते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेकर मैं अभी श्रीमती जाहिरा बेगम जो ट्रेनिज है ASTI से, उनको अनुरोध करूंगा कि वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस विषय को थोड़ा प्रकाशित करें। नमस्कार, मैं जाहिरा बेगम, वेटरनरी कंपाउंडर, पूरी ASTI की तरफ से आप सभी का इस महत्वपूर्ण FMD बैठक में स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और किसान भाइयों बहनों और मेरे कर्मचारियों, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर हमारे साथ इस बैठक के लिए आए, भाग लेने के लिए आए। आज FMD रोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे और इसके नियंत्रण के लिए की जा रही सारे प्रयासों पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रस्तुति आपके लिए जानकारीपूर्ण सिद्ध होगी। प्रस्तुति शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, वो सवाल इस प्रस्तुति के अंत में आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित सारे वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का टॉपिक है मुंह पका खुरपका रोग, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज। मुंह पका रोग क्या है? FMD रोग क्या है? FMD एक वायरस जनित रोग है जो गाय, भैंस, बकरी, अन्य खुरधारी जानवरों में तेजी से फैलता है। यहाँ देखिए इस स्लाइड्स पे कुछ फोटोज ऐसे हैं जो FMD से ग्रसित जानवरों को, पशुओं के फोटोज है। इसमें दिखाया गया है कि FMD ग्रसित जानवर कैसे होते हैं। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि FMD होने पे क्या क्या होता है। FMD वायरस, अब हम जानते हैं कि FMDV के बारे में, FMD वायरस के बारे में। पिकोनाविरिडे परिवार के एब्डोवायरस जीन्स में आता है। संरचना ये एकल श्रृंखला RNA वायरस है।
संवेदनशील प्रजातियां गाय, भैंस, बकरी, सुअर, ऊंट, जितने भी खुरदारी जानवर है ये उसमें होती है। मुख्य लक्षण: मुंह, पंजों और थनों में फफोले, छाले, हमारे कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो छाले, बुखार, मुंह से लार बहना, जुबान से जो मतलब थूक टपकता है, लार बहता है, खाने में अरुचि और लंगड़ापन। डेथ रेट, मृत्यु दर, बड़े जानवरों में कम और बछड़ों में और बकरियों में अधिक हो सकती है। ये फ्लो चार्ट के थ्रू ये बताया गया है कि इसके लक्षण क्या क्या है। बुखार होते हैं, मुंह में छाले पड़ते हैं, थूक निकलता है मुंह से, लार टपकता है, खाना पीना छोड़ देता है पशु पूरी तरह से, लंगड़ापन आ जाता है पशु में। ओवरऑल ये सब कुछ होने के बाद में दूध उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। लक्षण वापस से वही रिपीट हो रहा है, मतलब उसके खुरों में जो है, जो खुर होता है उसमें सूजन आ जाती है, तकलीफ, जिस वजह से पशुओं को चलने में तकलीफ होती है और दूध उत्पादन में गिरावट आ जाती है। संक्रमण कैसे फैलता है? यह रोग संक्रमित पशु के संपर्क से स्वस्थ पशु को आराम से हो जाता है। चारा, पानी, थूक, मूत्र, हवा, इसके थ्रू इसका वायरस फैलता है। ये अत्यधिक संक्रामक है। इस पिक्चर के थ्रू फिर से यही बताया गया है कि संक्रमण कैसे फैलता है। मानव या जानवरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से इस वायरस को ले जाया जा सकता है, जिससे स्वस्थ पशु जल्दी से अफेक्ट हो जाता है उनमें। हवा के माध्यम से भी फैलता है। अब देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एफएमडी का प्रकोप, पहला प्रकोप 1985 में हुआ था, पुनः प्रकोप 2005 में टाइप ओ के कारण हुआ था, हालिया प्रकोप 2020 में, और प्रभावित क्षेत्र था दक्षिण अंडमान। राष्ट्रीय एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम NADCP, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अंडमान को भी इस मिशन में शामिल किया गया और हर 6 महीने में नियमित टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। आज अंडमान द्वीप समूह में एफएमडी पर काफी हद तक नियंत्रण है, लेकिन निगरानी, सर्वेलेंस, टीकाकरण और बाहरी पशु आयात निगरानी लगातार चल रही है ताकि ये रोग दोबारा ना फैले। टीकाकरण की जरूरत, आइए हम देखते हैं कि एफएमडी में टीकाकरण की जरूरत क्या है, क्यों है। एफएमडी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, एफएमडी रोग का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। टीकाकरण से ही इसका रोकथाम संभव है। भारत सरकार हर 6 महीने में एफएमडी की वैक्सीन उपलब्ध कराती है। ये देखिए कुछ फोटोज है जो लास्ट फेज के है, 5th फेज के है। इसमें हमारे स्टाफ एफएमडी वैक्सीन करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृमिनाशक उपचार, डिवॉर्मिंग। अब देखते हैं कि कृमिनाशक उपचार यानी कि डिवॉर्मिंग और एफएमडी का क्या संबंध है। पहले तो हम जानते हैं कि कृमिनाशक उपचार क्या है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशु के शरीर में मौजूद आंतों में कीड़े यानी कि कृमि को मारने के लिए जो दवाएं दी जाती है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कृमिनाशक उपचार। यह उपचार नियमित रूप से कराना चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके पशु का स्वास्थ्य ठीक रहे और संक्रमण ना फैले। कृमिनाशक उपचार कब कराना चाहिए? हर 3 से 6 महीने में एक बार, बछड़े के जन्म से 15 से 20 दिन के बाद शुरू करके नियमित अंतराल पर करवाना चाहिए। टीकाकरण से पहले डिवॉर्मिंग, कृमिनाशक दवा देना। टीकाकरण से पहले डिवॉर्मिंग कराना क्यों जरूरी होता है? इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण होते हैं। अब हम देखते हैं डिवॉर्मिंग और टीकाकरण का क्या संबंध है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए हम करते हैं डिवॉर्मिंग टीकाकरण से पहले। कृमि, इंटेस्टाइनल वर्म्स, जो वर्म्स हमारे पशुओं के पेट में हो गया है, जानवरों के पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, जिससे पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हम बोलते हैं इम्यूनिटी, कमजोर पड़ जाती है। अगर पशु कमजोर होता है तो उसका टीका असरदार नहीं होता। टीकाकरण तभी प्रभावी होता है जब पशु का शरीर स्वस्थ और संक्रमण से मुक्त हो। डिवॉर्मिंग से पशु का शरीर टीके को सही से पहचानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा विकसित करता है। बिना डिवॉर्मिंग के टीके का असर नहीं होता या पूरी तरह से फेल होता है। संक्रमण और रोग से सुरक्षा।
कृमि संक्रमित पशुओं में अन्य बीमारी का खतरा अधिक होता है। अगर टीकाकरण से पहले डिवॉर्मिंग कर दी जाए तो पशु को संपूर्ण सुरक्षा मिलती है। पोषण की बेहतर उपलब्धता। कृमिनाशक दवा देने से जानवर को खाने से पूरा पोषण मिलता है, जिससे टीका लगने के बाद शरीर जल्दी रिकवर करने में आसानी से रिकवर हो जाता है। टीकाकरण के कम से कम 7 से 10 दिन पहले हमें डिवॉर्मिंग करवाना चाहिए। अपने पशु को कृमिनाशक प्रक्रिया से मतलब होना चाहिए, उनको दवा देनी चाहिए, कृमिनाशक दवा देनी चाहिए, ताकि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, पूरी तरह से सक्रिय हो और वैक्सीन का लाभ उस पशु को मिल पाए। टीकाकरण की प्रक्रिया। टीकाकरण करवाने की प्रक्रिया आप देखते हैं हम क्या प्रोसेस है। योग्य पशु चिकित्सक से संपर्क करें। मैं तो बोलती हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल जरूरत नहीं है हमसे संपर्क करने की। हम आते हैं आपके दौर, हर 6 महीने के बाद हम आपके दौर में आते हैं, वैक्सीन बिल्कुल रेडी लेकर आते हैं, अपने साथ पूरे टीम के साथ आते हैं। बस आप हमारा सहयोग करें। पशु को सुबह खाली पेट टीका लगवाएं। टीकाकरण के बाद 7 से 10 दिन तक दूध ना बेचें। हर 6 महीने में दोहराएं टीकाकरण। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। बीमार पशु को अलग रखें, खुरों की सफाई करें। अगर आपने देखा है कि आपका पशु एफएमडी अफेक्टेड है तो आप देखें कि आप अपने उस पशु को अलग रखें, बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। खुरों की सफाई करें, डॉक्टर की सलाह अनुसार उन्हें दवाएं दें और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। मुंह पका खुरपका रोग यानी कि एफएमडी का सबसे बड़ा असर दूध उत्पादन पर पड़ता है। अगर किसी गाय को, किसी पशु को इस बीमारी से पशु ग्रसित होता है तो खाना पीना पहले ही वो छोड़ देती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उनका चलना भी मुश्किल हो जाता है। दूध उत्पादन में 80% तक गिरावट देखी जाती है। कई मामलों में जानवर पूरी तरह से दूध देना बंद कर देता है। इसका सीधा असर सिर्फ पशुओं के स्वास्थ्य पर ही नहीं, इसका सीधा असर किसान के आमदनी पे पड़ता है। उनकी रोजाना की दूध बिक्री रुक जाती है और इलाज में उनका खर्चा इसके अतिरिक्त इलाज में ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, सरा सर्वेक्षण। आइए हम देखते हैं कि सरा सर्वेक्षण क्या है, क्यों करते हैं। कई फार्मर्स हमसे पूछते हैं कि हम ब्लड क्यों कलेक्ट करते हैं, खून क्यों ले रहे हैं हमारे पशुओं का। ठीक है, टीकाकरण से पहले और बाद में ब्लड कलेक्शन प्रक्रिया। एफएमडी रोग के टीकाकरण अभियान की सफलता को जानने के लिए सरा सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें टीकाकरण से पहले और टीकाकरण के 28 से 30 दिन बाद पशु के खून सैंपल लिए जाते हैं। प्रोसेस कुछ इस तरह से है। पहले चरण में टीका लगाने से पहले पशुओं का ब्लड लिया जाता है, रक्त लिया जाता है, इसे प्री वैक्सीनेशन सैंपल कहते हैं। टीकाकरण के बाद लगभग 1 महीने के भीतर फिर से उन्हीं पशुओं के रक्त लिया जाता है, इसे कहते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन सैंपल। अब हम बताते हैं कि ये सैंपल लेने के बाद हम क्या करते हैं। इन दोनों सैंपल्स की तुलना करके यह पता चलता है कि वैक्सीन ने कितनी प्रभावी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी विकसित की है पशु के अंदर। यह प्रक्रिया पशु स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम के जरिए की जाती है और यह पूरी तरह सुरक्षित होती है। नेक्स्ट, ये कुछ फोटोज है ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हुए और लैब में किस तरह से हम इसे प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है टैग। इस पूरे प्रोसेस में हम टैगिंग करते हैं। एक टैग लगता है पशुओं के कान में। इस टैग में 12 अंक होते हैं। यह एक चिन्ह होता है, ये एक पशु का, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, ये उनका आधार आईडी है। एफएमडी इस टैग से हमें ये पता चलता है कि ये पशु कौन से ब्रीड का है, इस पशु की आयु क्या है, इसकी लास्ट वैक्सीन कब हुई है, ये सारी डिटेल्स इस आईडी पे होता है। टैगिंग के लाभ। हर पशु की पहचान आसानी से हो जाती है कि मतलब इसमें इस टैग के नंबर में सब कुछ फीड होता है कि किस ऑनर का है, इस पशु के बारे में जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध होती है। टीकाकरण का रिकॉर्ड बनता है, बीमारी का नियंत्रण करने में हमें इससे मदद मिलती है। नेक्स्ट है भारत पशुधन ऐप।
हम इस ऐप में काम करते हैं और सारे हमारे रिकॉर्ड्स इस ऐप पे हम अपलोड करते हैं। ये एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से पशुपालक अपने पशुओं का पंजीकरण, टीकाकरण, टैगिंग और पशु चिकित्सा सेवाओं की जानकारी घर पर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन NDLM के हित का हिस्सा है। यहाँ पे इस फोटो के माध्यम से यह समझाया गया है कि देखिए पशुधन ऐप है, उसके बाद में हम लॉगिन आईडी के साथ में इसकी एंट्री करते हैं। टैग का जो नंबर होता है वो वहाँ पे डिटेल्स वगैरह हम इसमें फीड करते हैं और अपलोड करते हैं। यह 5th फेज की फोटोज है हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव की, FMD वैक्सीनेशन ड्राइव की फोटोज है। हमारे डिफरेंट यूनिट्स के स्टाफ वैक्सीनेशन करते हुए टीम 11 शर्मा, टीम रंगाचांद, टीम डॉलीगंज। FMD एक अत्यंत संक्रामक और नुकसानदायक रोग है जो पशुओं का स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और किसान की आय को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन समय पर नियमित रूप से टीकाकरण करने से इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। पशुओं की स्वच्छता, डिवॉर्मिंग और सरा सर्वेक्षण जैसे उपायों से रोग पर नियंत्रण संभव है। FMD से बचाव केवल पशु की ही नहीं बल्कि किसान की आर्थिक सुरक्षा का भी आधार है। आइए मिलकर अपने पशुओं को सुरक्षित रखें और FMD मुक्त भारत की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जाहिरा जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया, जिससे आशा करता हूँ कि जो हमारे बीच में बैठे किसान भाई हैं लाभान्वित हुए होंगे। इस विषय में मैं 2-3 बिंदुएं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि इन्होंने कहा कि टैगिंग का महत्व। कभी कभी ऐसा होता है कि चढ़ते समय जानवर जब चढ़ते जाते हैं तो उनकी टैग गिर जाती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ यदि ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत से तुरंत नज़दीकी जो वेटनरी हॉस्पिटल से डिस्पेंसरी है उनमें जाकर जानकारी दें ताकि वो आगे आपकी रूपरेखा तैयार कर सकें। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अभी मैं जोनल अधिकारी पशुधन फार्म प्रक्षेत्र डॉलीगंज के डॉक्टर सुनीता राय को आमंत्रित करता हूँ ताकि वो चंद शब्द करें। हमारे भी स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ट्रेनिंग के अवसर पर। जैसे कि आपने सुना कि अभी हमारा 2 जून से FMD वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा यही उद्देश्य को रखते हुए हमने ये प्रोग्राम आज आयोजन किया है। हमारे एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग सेंटर से डॉक्टर इंद्रजीत कौर सीनियर वेटनरी ऑफिसर ने बहुत एफर्ट लेके इस प्रोग्राम को करने के लिए बहुत एफर्ट किया है। और हम यही आशा करते हैं कि आप जितने भी लोग किसान भाई और बहन आए हुए हैं वे इसका महत्व समझे और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को फूड एंड माउथ डिजीज जो एक वायरल डिजीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज है, इसे मुक्त करने के लिए आपका सहयोग, इस सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, जितने आसपास, सभी तो आ नहीं पाए हैं, तो जितने भी हैं आपने महत्व को समझा है, आपने अच्छी तरीके से पिक्चर देखकर और इसके जो बारे में बताया अभी हमारे कंपाउंडर ने, तो उसको आपने समझ लिया है। तो आप इसके विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए सब अभी अपने आसपास के सभी लोगों को, किसान भाइयों बहनों को ये बताएं ताकि ये हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये तुरंत समाप्त कर सके हम और ये इरेडिकेशन का हमारा जो उद्देश्य है का गोल को हम अचीव कर सके। तो हम यही आशा करेंगे कि आप भरपूर सहयोग दें और अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आप अभी यहाँ पे आप क्लियर भी कर सकते हैं। हमारे साथ सभी बहुत सारे सीनियर वेटनरी ऑफिसर्स हैं जो कि आपका जो भी डाउट्स वगैरह है क्लियर कर सकेंगे। और यही कहते हुए मैं अपना समाप्त करती हूँ और फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस प्रोग्राम को में भाग लिया और हमेशा से हमारा ये रहेगा कि आगे भी ऐसे कुछ भी इम्पोर्टेंट जो भी पशु इससे रिलेटेड जो भी होगा उसमें आपको इस तरह से बुलाकर प्रशिक्षित किया जाएगा।
थैंक यू सो मच। अब मैं अंततः डॉक्टर धावंडे कुलदीप नामदेव जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा ताकि वो भी 2 शब्द कहें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो एफएमडी फूड प्रमोट एंड डिसीज जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है आज, तो बहुत सारे लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन सुन रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को तो 50% 60% समझ में आया है और कुछ 40%, क्योंकि कुछ टेक्निकल बातें हैं ना, तो परंतु ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि 1000 करोड़ का लॉस पूरे इंडिया में होता है फूड एंड माउथ एंड डिसीज। ये डाटा बोल रहा है 2008 का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करती है कि फूड एंड माउथ डिसीज मतलब मुंह को छाले पैर को छाले ना होना करके कि वैक्सीनेशन करना। जैसे अच्छा, वैक्सीनेशन बहुत बार लोग डरते हैं कि हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, ये गलत है। अभी आप सोचिए 90s में अमिताभ बच्चन की याद आती थी, पोलियो एक बूंद जिंदगी का, याद आती थी ना। 95 में देखिए बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे और उनको पोलियो हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था कि पोलियो का बूंद देना, जिसमें अमिताभ बच्चन एक्ट्रेस को लिया था। और आज देखा जाए तो पूरे इंडिया में एक भी बच्चा पोलियो का दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि इरेडिकेटेड हो गया, वो पूरे जड़ से खत्म हो गया। भले नाइजीरिया कुछ साउथ अफ्रीका में है, तो ये खत्म होने का कारण है, मुख्य कारण है वैक्सीनेशन, टीकाकरण बोलते हैं हिंदी में। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो हमारा हर वर्ष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनिमल हस्बेंड्री का ये सबसे फोकस है कि हमारे जितने भी पशु को अगर हम हर साल टीकाकरण करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा 4-5 सालों के बाद आपको तकलीफ नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इरेडिकेट हो जाएगा, जो बीमारी है जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये चीज है कि इसीलिए ये मेन कारण है कि आपको टीकाकरण करना है। आप समझे, जैसे आपने कोरोना का लिया, क्यों कोरोना का लिया? क्योंकि आपको बीमारी थी। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या होगा कि आपका गाय, आपका जो जानवर है, पशु है, गाय बकरी जो है वो अच्छी रहेगी। साथ में मान के चलिए मैं सर का वेलकम करना चाहता हूँ, हमारे डायरेक्टर सर एनिमल हस्बेंड्री के। तो ये जो उपक्रम जो रखा है प्रोग्राम, इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। आप जरूर आइए। जैसे मैंने बताया कि पोलियो जब था 90s में, इतने लोग बच्चे बीमार हो जाते थे, लंगड़े चलते थे, आज भी देखिए बेचारे। तो उस वक्त जो प्रोग्राम रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो 20 सालों में वो पूरा क्या हो गया, पोलियो खत्म हो गया। वैसे ही हमें गवर्नमेंट का एक उद्देश्य है कि हमको मुंह एफएमडी जो है, जो मुंह में छाले आते पैरों में, ये पूरी जड़ से खत्म होना चाहिए। इसीलिए हर साल आप योगदान दीजिए, सहकारी कीजिए, जिससे हमारा कंटिन्यूसली अगर ये 5-6 सालों में हम कंटिन्यूसली अगर वैक्सीनेशन करेंगे तो आपके जानवर 6-7 साल के बाद हो सके कि ये पूरी तरह से जड़ से निकल जाएगा बीमारी, फिर आपको दोबारा कभी वैक्सीनेशन करने की जरूरत भी नहीं गिरेगी। तो यही है, मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा वैक्सीनेशन करिए, सहयोग करिए डिपार्टमेंट को। और दूसरी बात, अगर कभी मुंह एफएमडी अगर होता है, मुंह के छाले, पैर के छाले, तो क्या उनको योजना करना है? जैसे जानवर को जो इन्फेक्टेड है वो अलग कर देना चाहिए, उसका जो चारा है तुरंत जला देना चाहिए, जो इन्फेक्टेड है, जो बीमार है, उसके बर्तन एकदम साफ करके रखना चाहिए, उसको मतलब वो अलग कर देना चाहिए। तो इट इज अ वेरी हाईली कॉन्टेजियस डिसीज, वो जल्दी से फैल जाएगा। इसलिए आपको ये प्रिकॉशन लेना है। पोटेशियम परमैंगनेट, पता है ना आपको, KMnO4 जो रहता है ना गिरकिन, उससे पैर धोना है ना, और बोरोग्लिसरीन लगाना है, और बाद में एंटीबायोटिक जैसे ऑक्सीडेटरसाइक्लिन, ये तो डॉक्टर्स देते ही है। तो ये प्राथमिक उपचार भी आपके आप घर में आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप
आप भी स्वस्थ रहे, आपके खुशी को भी स्वस्थ रखिए और हम वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। प्रदर्शन का बहुत ही जरूरी था। अब मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और इस विषय पर अपना प्रकाश डालें, क्योंकि वो पहले वैक्सीनेशन यूनिट से जुड़े थे तो इसके बारे में उन्हें ज़्यादा अनुभव है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आकर सभा को संबोधित करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी हॉस्पिटल गैरा चरमन। जैसे आप सब जानते हैं कि आज फूड एंड माउथ डिजीज के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आप सबको यहाँ में इन्वाइट किया है। आप सब आने के लिए सबके लिए धन्यवाद। तो कुछ मुझे अभी पता चला है कि कुछ किसान भाई है तमिल लैंग्वेज के, तो उनको उनके लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में मैं कुछ समझा देता हूँ। इतना काम किया रे भाई, उनको भी तो बोलो। वनक्कम, अनबाज़ பெருமக்கள் உங்கள் அனைவரும் இந்த தாங்கள் வருகை தந்துள்ள இந்த விழாவிற்கு, அதாவது ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் என்று கூறுவார்கள். இந்த ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸை பற்றி ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெளிவுமாக ஹிந்தி லாங்குவேஜில் கூறியிருக்கிறார்கள். நான் அதிலேயே சில முக்கியமான விஷயங்களை தமிழில் உங்களுக்கு கூறுகிறேன். இந்த ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் இது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பொதுவா நாக்கு கீழே வெசிக்கிள்ஸ், அதே மாதிரி கால் பாகத்துல பூப்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த பூப்ஸ்லயும் உங்களுக்கு அந்த பாதத்துல அந்த சிம்டம்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பசுமாடு சரியா எழுந்திருச்சு நடக்க முடியாம, அப்புறம் பால் உற்பத்தி ஆகின்ற பால் மிகவும் குறைந்துவிடும். இதனால என்ன நமக்கு லாஸ்ன்னா, நம்ம மக்கள் மாடு வளர்ப்பவர்களுக்கு பால் உற்பத்தி கம்மி ஆகும் பொழுது அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் என்பது மிகவும் குறைவாக இருக்கும். எனவே இது போன்ற வைரல் டிசீஸ் பரவாமல் இருப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், நாம் வேக்சினேஷனை நாம் செய்ய வேண்டும். அதாவது ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் வேக்சின் நமது பகுதியில் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் சவுத் அந்தமான் வில்லேஜில் 31வது ரவுண்ட் 31st ரவுண்ட் என்று கூறுவார்கள் NADCP. அந்த ப்ரோக்ராமில் நாம் ஜூன் 2025 ஆரம்பிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். இந்த முடிவுகளில் இந்த ப்ரோக்ராமில் தங்களுடைய ரோல் என்னவாக இருக்கும் என்றால், தங்களுடைய அனைத்து எலிஜிபிள் மாடுகளுக்கும் பசு மாடுகளுக்கும் லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ் பிரெக்னன்சி இல்லாத மாடுகளுக்கு அனைவருக்கும் இந்த फुट एंड माउथ डिजीज कटायமாக செய்ய வேண்டும். जैसा कि सर ने कहा सबका साथ, तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अगर हम लोग सबका साथ रहेगा तभी हम अपने विभाग को विकसित भी कर सकते हैं और हम लोग के विभाग का जो किसान भाइयों की तरफ से विश्वास भी बढ़ेगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अब डॉक्टर सुभाष बाबूराव पालवी, जो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ADDL है, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ ताकि वो दो शब्द बोलें। सब किसान भाइयों, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, हमारे फार्म कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज और हमारे कर्मचारी, सबको नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित है कि आप सब जानते हैं, हमारे इसके पहले बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति है, जैसे डॉक्टर शिवरानी, हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम और बहुत सारे लोगों ने आपके सामने, डॉक्टर सुनीता मैडम, उन्होंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको,
क्योंकि किसान भाई भी हम लोगों से अधिक जानते हैं। यही है, जरूरत पड़ती है कि बीच बीच में आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कि पशु स्वस्थ रहेगा तभी आपका जो इनकम है वो लगातार बढ़ते रहेगा। पशु को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, इसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है। और हम लोग जैसा द्वीपों में देखे हैं, आप सुनामी के बाद ये फुट एंड माउथ डिजीज यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था 2005 में। मैं भी नया नया था यहाँ पे, इसी ट्रेनिंग सेंटर में मेरा पोस्टिंग हुआ था। तब मैं देखा था कि डिपार्टमेंट ने कितना कोशिश करके इसको कंटेन किया था, मतलब संभाला था। तो फुट एंड माउथ डिजीज सब लोगों ने आप लोगों को बता दिया है, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, मुंह पक्का और खून पक्का। तो इसके बारे में आपको सब बेसिकल फॉर्मेशन होता है, फोड़ा निकलता है, मुंह में निकलता है, पैर में निकलता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि पैर के पैर तो बता दिया आपको, कभी कभी जो अडर होता है दूध, उसमें भी देखने को मिलता है। तो ये कई सालों से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वो मेन मुद्दा क्या है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए वैक्सीनेशन हर 6 महीने के बाद भारत सरकार आपको बोलती है कि आपको वैक्सीनेशन करना जरूरी है। उसी से क्या है, आपके जानवर के अंदर में ना केवल इम्यूनिटी आएगी बल्कि जानवर स्वस्थ भी रहेंगे और उत्पादकता भी बढ़ेगी। आपको सबको पता है कि हमारा जो अंडमान निकोबार का पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑफिशियल जो फिगर है 4 लाख के लगभग हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन है। 36,000 2019 के जनगणना के अनुसार हमारी गाय की जनसंख्या थी। उसी तरह बकरी और भैंस है, ये सब मिला के लगभग 1 लाख का पॉपुलेशन है। ये बीमारी हमारी गाय, भैंस, आपका शुगर और बकरियों में देखने को मिलती है। तो ये 4 जानवर इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आपको वैक्सीनेशन कराना है। तो आपने सबने देखा है कि जो दूध की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो मैं ये मंच से आपको एक बार और भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग एक गाय सब लोग पालें। इससे ना केवल आपके परिवार का भरण पोषण होगा बल्कि आप जैविक खेती को भी बढ़ावा देंगे। सरकार बोल रही है, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर हमेशा बोलते रहते हैं कि हम लोग केमिकल्स देंगे नहीं। मैं जब डील में था अभी 3-4 महीने पहले, उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। तो आपको बढ़ावा देना है जैविक खेती को। जैविक खेती को सबसे अच्छा खाद क्या है? गोबर खाद। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? जब तक आपके पास गाय नहीं होगा, मैं देखा कि ये दूध के लिए मारामारी है, ताजा दूध यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे जो हमारे द्वीप समूह में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलती है कि एक प्रति व्यक्ति को लगभग 300 ग्राम दूध पीना है, लेकिन यहाँ का जो डाटा है वो 119 ग्राम बता रहा है। यानी कि हम लोग नेशनल में वो एवरेज बहुत अधिक है। एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति 374 ग्राम से अधिक दूध पीता है, जबकि हमारे अंडमान निकोबार में स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग गाय पालन नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो गाय पालन करने के लिए सिर्फ एक गाय पालना मतलब ये नहीं है। गाय पालने से आपको उसको अच्छा से रखना होगा, उसको चारा उत्पादन करना पड़ेगा, आपके गांव घर में करना पड़ेगा। आप सिर्फ विभाग के ऊपर में डिपेंड रहेंगे तो नहीं होगा। किसान को सशक्त बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। छोटा प्लॉट आपके पास जगह का दिक्कत है, मुझे पता है कि यहाँ पे 200 स्क्वायर मीटर जगह लेने जाएंगे तो 50 लाख कीमत है। लेकिन मैं नमूनागढ़ में पोस्टेड था हाथीदह में जो पिछली बार, तो 200 स्क्वायर मीटर में भी लोग क्या करते हैं, बकरी पालन करते हैं किसान भाई, और थोड़े से जगह में चारा भी उगाते हैं। तो अभी तो बहुत सारा ऑप्शन है। आप अंकुरित दाना दीजिए, दाना देना जरूरी है। आपके पास गेहूं आता है राशन में, उसको आप थोड़ा सा एक पात्र में डाल के आप अगर उसको नमी करेंगे तो आपको 7 से 8 दिन में आपका चारा तैयार हो जाएगा, जिसमें कि प्रोटीन परसेंटेज बढ़ा हुआ रहेगा। आप मृदा रहित खेती कर सकते हैं, जिसको हाइड्रोपोनिक जिसको बोल देते हैं। साथ में अजोला उगा सकते हैं। आप छोटा से छोटा इलाके में हम लोग आपको यहाँ से हमारे सेक्शन से हम लोग सुपर नेपियर दे रहे हैं। सुपर नेपियर एक साल में 200 टन पैदावार, तो थोड़ा करिए, करने से ही होगा। और चारा के लिए आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हम लोग चारा की कटिंग्स और ये सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। तभी आपका पशुधन ना केवल स्वस्थ होगा बल्कि उत्पादकता भी बढ़ेगी। साथ साथ में मेरा आग्रह ये मन से ये भी है कि आप लोग वैक्सीनेशन जरूर करेंगे, छोड़िए मत, क्योंकि आपका पशु स्वस्थ रहेगा तो
ना केवल आपका गांव आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा तो जिला और हमारा अंडमान निकोबार आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ में आप सबको धन्यवाद। आज हमारे बीच में डायरेक्टर सर काफी ज्यादा बिजी होने के बावजूद भी आए हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनीता रॉय, डॉक्टर सवितावती, लक्ष्मी मैडम आई हैं, जो कि जो भी आप एफएमडी का मतलब आपके जो जानवरों का डेटा होता है ना, वो मैडम प्रोसेस करते हैं, वो मिनिस्ट्री तक जाता है। ये कहानी सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती कि हमारे स्टाफ आपके घर आए, उन्होंने वैक्सीनेशन किया और उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। हमारा काम वहां से शुरू हो जाता है, तो वो सारा काम मैडम देखती हैं और बाकी कई सारी चीजों का जो लेखा जोखा है वो डॉक्टर शिवरारी रखती हैं। डॉक्टर सुभाष पांडे यहाँ कैटल होल्डिंग फार्म के इंचार्ज हैं, आप सभी जानते होंगे। तो क्योंकि आप सारे पशुपालक हैं तो इस वजह से वो आपकी और भी कई जगह भी मदद कर सकते हैं। और डॉक्टर कुलदीप कावंडे जो हैं वो रिटर्न स्टूडेंट के इंचार्ज हैं। वो इन्होंने इतनी अच्छी बात आपसे कही ना, इतना रेलिवेंट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है पोलियो इरेडिकेशन के बारे में। एक टाइम शायद ऐसा भी था जब माँ बाप अपने बच्चों का टीकाकरण पोलियो के लिए नहीं कराना चाहते थे। बहुत बहुत मुश्किल से सरकार ने शायद पब्लिक को कन्विंस किया होगा कि टीकाकरण क्यों जरूरी है। और आज हर माँ बाप इस बात से तो मतलब तसल्ली रहती है कि हमारा होने वाला बच्चा कम से कम अपंग नहीं होगा, है कि नहीं? ये बात आप सभी मानते हैं कि नहीं मानते? उसी तरह से हमारा विभाग इतनी कोशिश कर रहा है इस टीकाकरण को हर 6 महीने में करवा रहा है। किस लिए करवा रहा है? ताकि आपका जो पशुधन है ना, उसके अंदर इसका एक भी कीटाणु ना बच सके, एक भी वायरस ना बच सके। क्योंकि ये दूध जो है ना, ये अंडमान निकोबार में कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप बेच रहे हैं दूध, कोई जो भी पी रहा है ना कहीं वो आपका किसी न किसी तरीके से वो जुड़ा होगा। वो घूम फिर के कहानी वही आती है। दूध पालक ने दूध बेचा, अगर वो वायरस किसी और को मिला, किसी और तरीके से उसको दिक्कत हुई, है ना, तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि प्लीज जब हम आपके दरवाजे पर आए तो हमें दुत्कारिए मत, आप हमारी बात को सुनिए, क्योंकि हम आपके भले के लिए कर रहे हैं। सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है इस वैक्सीन के ऊपर में, आप सोच नहीं सकते। इसीलिए और ब्लड लेने से भी मना मत कीजिए प्लीज, क्योंकि जब तक ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं होगी ना, आप भी शांति से नहीं बैठ पाएंगे कि हमारा जो पशुधन है वो एकदम से स्वस्थ है ना। जैसे डायरेक्टर सर ने कहा, आप नहीं भी कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको मजबूर नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब ये बीमारी आएगी तब हम उसको बचा भी नहीं सकेंगे। तो फिर क्या है ना, जनरली जैसे हो जाता है कि हम वेटरेनियंस को दोष मिल जाता है कि इन्होंने इलाज नहीं किया, लेकिन क्या कभी हम भी बैठ के सोचेंगे कि हमने पशुपालक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया? जब विभाग के लोग आपके दरवाजे पे आए तो क्या हमने टीकाकरण होने दिया? मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, अपना एक भी जानवर बचने मत दीजिए, 100% वैक्सीनेशन करवाइए। इसकी रिपोर्ट ऊपर जाएगी, उससे विभाग का तो नाम अच्छा होगा ही होगा, आपका भी, कि अंडमान निकोबार की जो जनता है वो कितनी समझदार है। वैसे ही हम सारे मैक्सिमम लोग यहाँ पे, मेरे ख्याल से 80 to 90% लोग पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, हर चीज को समझते हैं। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आपको मैं इकट्ठा कर पाई हूँ। मुझे पता है कितने एफर्ट्स लगे हैं आपको यहाँ तक लाने के लिए। जिस बच्चे ने ये प्रेजेंटेशन तैयार की है, पिछले 2-3 हफ्ते से वो इस काम में लगे हुए हैं। हम कितने सेशन एक साथ बैठ के हमने गुजारे हैं कि नहीं, इसमें ये वर्ड नहीं होना चाहिए, वो वर्ड नहीं होना चाहिए, इसको हटाओ, ऐसे करो वैसे करो, ताकि आप आपको बता सके कि हमारा विभाग कितना स्टेप बाय स्टेप कितना काम करता है इस चीज के ऊपर में। तीसरी बात मेरी आपसे एक गुजारिश है, महिलाओं से खास करके, हम कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम सर से आप काफी मतलब आपका जान पहचान है। हमने पशु सखी तैयार की है और बाकी और एक महीने की भी ट्रेनिंग के सेशन है, चाहे आप गाय पालन के क्षेत्र में हो, बकरी पालन के क्षेत्र में हो, सुअर या बकरी पालन के क्षेत्र में। तो एक महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपके और आगे रिश्तेदार जो हैं, जो पढ़ाई लिखाई जिन्होंने कर ली है, खास करके महिलाएं हैं, उनको मजबूत बनाना बहुत जरूरी है ना, तो आप उनको ट्रेनिंग के लिए भेजिए हमारे पास में, सर्टिफिकेट मिलेगा उनको, उससे आगे उनको लोन लेने में सुविधा होगी। हमारी सरकार द्वारा चलाया गया एक नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है,
उसके तहत आपको महिलाओं को खास करके आत्मनिर्भर होने में सहायता मिलेगी, है ना। आप खुद से घर पे बैठ के भी कमा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप आए हैं और आपने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना है। अब मैं आपको मौका दूंगी कि आप हम में से किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बताएं जिस किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं पशुपालन के क्षेत्र में। धन्यवाद। अभी जिन किसान भाइयों को कुछ प्रश्न वगैरह है वो मंच पर आकर पूछ सकते हैं। आपके संबंध में कुछ विषय रखना चाहते हैं? मंच पर उपस्थित सभी गणमान्यों को नमस्कार। मैं सीताराम यादव नालीगंज सिंह कॉलोनी का निवासी हूँ और हमारे पास 10 गौधन है। अरे पोडियम तो उठाए और आपका जर्सी क्रॉस भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि एआई जो होता है यह विषय जो है क्रिटिकल है क्योंकि समय के अंदर जो है इसको करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा एरिया यहाँ ये पॉलीक्लिनिक जो आता है तो यहाँ जब मैं आता हूँ तो अभी कुछ दिन पहले हमारा ये हुआ था, एक गाय आई थी तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया था। तो शायद जो है एक्सपर्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे किसी कारणवश से। तो मैं वहाँ मैं बातू बस्ती का जो वेटनरी है वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब से बात हुआ, डॉक्टर सुब्रमण्यम साहब थे वहाँ, उनसे बात हुआ तो पता चला कि कुछ एरिया जो है डिवाइड किया गया है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग एक्सपर्ट जो है या एक्सपर्ट जो है वो अपने एरिया को ही हैंडल करेंगे। तो मेरा ये आग्रह है आपसे कि एआई एक्सपर्ट को ऑलराउंडर रखा जाए, किसी भी एरिया में बांध के ना रखा जाए।